जी हाँ, ये जो इंस्टाग्राम पेज आप देख रहे हैं, अब ये एक नया आंदोलन तैयार हो रहा है। सीजेपी का बनना, उसके प्रोटेस्ट और उसके प्रोटेस्ट के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीति में जो चल रहा है, मुख्यधारा की राजनीति में वो तो चल ही रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मतलब ऑनलाइन पॉलिटिक्स से ऑनलाइन पार्टी बनाना अभी एक आरएचए बनी है, जो कि आरक्षण से संबंधित विषयों पर कुछ सवाल उठाती है। E20 जनता पार्टी भी बन गई है। तो क्या ऑनलाइन पॉलिटिक्स, ऑनलाइन मुद्दों को उठाना और उससे लोगों का जुड़ जाना और उसके जुड़ाव के बाद उनका सड़क पर भी उतर आना एक नया राजनीतिक फिनोमेना बन रहा है, जो कि ऑनलाइन को थोड़ा कम गंभीरता से ले रहा था। ऑनलाइन चीज़ों को लेकर, ऑनलाइन समझ को लेकर एक आलोचना थी और अब एकाएक पूरे देश में ये माहौल है कि लोग उसको व्याख्यायित कर रहे हैं। अकादमिक विश्लेषण करने वाले लोगों के पास भी इसका जवाब नहीं है। अनुराग अड्डा में आज इसी बात की चर्चा। शुरुआत इस बात से करते हैं, सीजेपी की चर्चा पूरे देश में हो ही चुकी है और लगभग हर कोई इससे वाकिफ है कि सीजेपी किसने बनाई। अभिजीत दीपके ने बनाई, बोस्टन में बैठ के रातों रात उसके मिलियनों फॉलोअर हो गए। फिर वो हवाई अड्डे पे आए, तब कहा गया कि ये तो ऑनलाइन आंदोलन है, ज़मीन पे कैसे उतरेगा। शुरुआत में ऐसा लग भी रहा था। कुछ एक जगहों पर वो गए, कोई ख़ास भीड़ नहीं होती थी, जो लोग जुड़े हुए थे। कहाँ से फंडिंग आ रही है जैसे सवाल उठे, लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी बैठी, उसमें सोनू वांगचुक आए और उसके बाद फिर वो वहाँ पर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश में एक पूरे बहस का मुद्दा बना दिया है। बहुत तरह के मुद्दे हैं कि जेनजी जैसी पैराफ्रेजिंग भी हुई उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो छात्र आंदोलन में आए थे। और अब तक जिन सहारों, जिन टूल्स के सहारे हम लोग राजनीति को व्याख्यायित कर रहे थे, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े अकादमिक, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, सब इस फिनोमेना को फिलहाल डिकोड नहीं कर पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे थे, गैलरी से खेल रहे थे। और अब आरएचए आ गई है। आरएचए इसका ये भी बनी, किसने बनाई ये अभी बहुत साफ नहीं है। कुछ एक चर्चाएं हैं जो हम आगे करेंगे, लेकिन इनका ये है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और इसके भी करीब करीब 5 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं इंस्टाग्राम पर। ट्विटर वगैरह पर भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेनजी ट्विटर और फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, तो इंस्टाग्राम की फॉलोअर को जितने फॉलोअर्स होते हैं वो उनकी ज़्यादा ताकत मानी जा रही है। इनका कहना है कि जो नौकरियां हैं, जो वो योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, मेरिट के आधार पर मिलनी चाहिए, और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसको इन्होंने एब्रीविएशन में आरएचए कहा है। और लगभग 50 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं ये लोग। चर्चा का विषय है, खबरों में भी आ रहा है, और इनकी मांग यही है कि आरक्षण हटना चाहिए। 105 के आसपास पोस्ट है इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और इन पोस्ट को देखिए तो आपको थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि आरक्षण को लेकर इनका क्या मत है। आरक्षण हटाने की जो ये बात कह रहे हैं, ये भी कुछ जंजी स्टाइल में ही काम कर रहे हैं। लेकिन एक जंजी अभी दिखी थी। आरक्षण का प्रश्न तो भारत की आज़ादी के बाद से संविधान सभा से होता हुआ, संसदीय राजनीति से गुजरता हुआ, विरोध प्रदर्शन मंडल कमीशन से गुजरता हुआ भारतीय राजनीति में एक ऐसी जगह बना चुका है जहां आरक्षण के प्रश्न पर राजनीतिक दलों में भी करीब करीब आम सहमति है। चाहे वो दलित आरक्षण तो संविधान प्रदत्त है, और ओबीसी आरक्षण को लेकर भी जनजी के मूवमेंट में भी उसके अभिजीत दीपके ने उसकी सीजेपी की स्थापना की थी, और वो आए, अंबेडकर की पुस्तक लेके आए। लेकिन उनके साथ भी जो युवा जुटे, उनमें केवल उनकी युवा पहचान थी, और उसमें आरक्षण, जिनमें युवाओं में भी फॉल्ट लाइन्स हैं, मतभेद हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी सामुदायिक वर्ग से तो आता ही है, लेकिन वो दिखा नहीं। इसकी क्या वजह रही थी ये भी हो सकता है बाद में समाजशास्त्री लोग आपको बताएं। और एक तात्कालिक मौका था इसलिए सारे एक थे, या नई पीढ़ी वाकई ऐसा नहीं सोचती है 18-20 साल के लड़के की उन्होंने मान लिया है कि जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो तो यही हैं और इसी में हमें अपने मुद्दे उठाने हैं। उनमें जो एक नागरिक होने की अवेयरनेस है वो ज़्यादा है। बहुत सारे सवाल भी हैं, गाली गलौज, अभद्र भाषा, इन सब पे जो सवाल उठ रहे हैं, उसके सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिर सीजीपी के मूवमेंट में किसी तरह की कोई फॉल्ट लाइन वैसे क्यों नहीं दिख पाई। आंदोलन को लेकर कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे इन फॉल्ट लाइन्स पे तोड़ने की कोशिश करता है, और इन्हीं फॉल्ट लाइन्स पे बहुत बार एक समूह को एक के दूसरे के खिलाफ एकजुट होने की भी कोशिश करता है। लेकिन आरएचए ये भी ऑनलाइन आंदोलन है, जेनजी का ही कहा जा रहा है कि जेनजी के ही लोग इसके पीछे हैं। किसने बनाया है ये बहुत आधिकारिक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वेदांश त्यागी नाम के किसी लड़के ने, जो कि एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार हैं, जो कि आपको सलाह देते हैं कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड वगैरह, जो भी एक फाइनेंशियल मार्केट में जो इस तरह आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनमें पैसे लगाएं। इस बारे में पूरी एक
राय देने वाला एक पूरा कारोबार है, उसके में पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, उन्होंने इसको बनाया है। ये चर्चाएं ही हैं और उनका कहना है कि जो है जाति आधारित आरक्षण हटाया जाना चाहिए और उससे 60 लाख 50 लाख लोग लगभग जुड़ने ही वाले हैं। तो एनजी का क्या, एक वर्ग जो आया है, अब आरक्षण के प्रश्न मुख्यधारा की राजनीति में, संसदीय राजनीति में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उस पर लगभग आम सहमति है और तमाम सारे हमारे विरोध और उसके बाद भी एक सहमति पूरे पॉलिटिकल कंसेंसस में है कि जो भी सामाजिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और जो है कुछ एक सामाजिक भेदभाव के कारण आरक्षण की व्यवस्था को करीब कबूल कर लिया है। तो ये कौन सी जेनजी है जो यहाँ पर तो नहीं दिख रही थी, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सब एक दिख रहे थे। ये कोई एक अलग फिनोमेना है, जेनजी से कोई एक अलग भय है या जेनजी एक अलग तरह से सोच रहा है। और आप उनकी पोस्ट्स को भी देखेंगे और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है उसको देखेंगे तो आरक्षण को लेकर कई किस्म की बातें होने लगी हैं। वैसी बातें जो अकादमिक जगत में यदा कदा और कभी कभी मंडल कमीशन के कुछ दिनों बाद तक ये सब मसला बहस में था, लेकिन बहुत दिनों से इसको लेकर एक आम राय सी बन गई थी। ये कहते हैं कि दलित आरक्षण संविधान प्रदत्त है, छुआछूत वगैरह से प्रदत्त है। इनकी पोस्टों से ऐसा अंदाजा लगता है, इनके जो समर्थक हैं जो कहते हैं कि इनका मुद्दा तो ठीक है रिजर्वेशन हटाओ का, वो ये कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाते हैं कि इसको कब तक और कितने दिनों तक लागू रखा जाएगा। इसकी बहुत सारी न्यायपालिका में संसदीय बहसें हैं इसको लेकर कि इस आरक्षण को जो दिया गया है उसके क्यों दिया गया है, क्या वाजिब कारण है। तो क्या आरक्षण के मुद्दे को फिर नौजवान पीढ़ी जो करीब उसे मान चुकी थी उसे उठाने की कोशिश है, जेनजी का ये कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन है या फिर इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है। अभी तो इसको कोई वैसा उम्मीद नहीं है कि किसी भी किस्म का भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या विपक्ष की कोई भी पार्टी इसको लेकर खुलेआम समर्थन करेगी, लेकिन क्या ये किसी भी राजनीतिक दल की पर्दे की पीछे की भी कोशिश हो सकती है। कुछ एक समाजशास्त्री और कुछ सामाजिक मसलों पर राय रखने वाले लोग भी इसको कह रहे हैं कि ये जेनजी में फाल्ट लाइन डालने की कोशिश है कि उन्हें फिर से जाति और धर्म और तमाम सारी चीज़ों के आधार पर बांटा जाए। लेकिन चलिए, ये सब तो बहस है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जंतर मंतर फिनोमेना को ही एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लगता है कि अब प्रोफेसरों की और विश्वविद्यालय एक अलग से स्थापित होना चाहिए और इस पूरी बहस की कि आरक्षण की बहस एक नए सिरे से क्यों खत्म हो रही है, करने वाले उसे हमेशा ही करते रहे हैं। लेकिन एक बहुमत की राय बन गई थी कि चलिए ये संसद और देश की जनता, संसद सबके द्वारा मान्य व्यवस्था है और इस पर एक बहस धीरे धीरे एक स्थायी रूप ले चुकी थी जिसमें विचार तो थे, लेकिन अब कोई वैसा बहुत गतिरोध नहीं दिख रहा था। चर्चा इस बात पर भी करते हैं कि ऑनलाइन आंदोलनों का ये फिनोमेना क्या है कि सीजेपी की सफलता के बाद एक समय जब बहुत सारे देशों में इस तरह के ट्विटर वगैरह आए थे, उस समय ट्विटर की ज़्यादा चर्चा होती थी, पिंक रेवोल्यूशन और जैस्मीन रेवोल्यूशन जैसे बातें होती थी, जो कि अब इंस्टाग्राम पर जो ये आ रहे हैं, सीजेपी के मूवमेंट के बाद आरएचए से 60 लाख लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं और इंस्टाग्राम में एक बटन फॉलो करके जुड़ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जैसी ये बहस पूरा छेड़ देता है और एक तरह से बगैर किसी कोशिश के लाखों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, ये क्या मतलब एक स्थापित राजनीति को कुछ चुनौती हो सकता है, चाहे वो आरएचए की बात हो, चाहे सीजेपी की बात हो, और जैसा कि E20 की बात हो, E20 की बात को लेकर मीम, मजाक और वो इस स्तर तक चले हैं कि वो इतने स्थापित और इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि मंत्रियों के और संसद में किए गए, उसके पक्ष में की गई बातें और उस विपक्ष द्वारा उसके विरोध में की गई बातें, उसमें कोई राय नहीं रख पा रही हैं। तो क्या ये ऑनलाइन, इसको क्या माना जाए, पॉलिटिक्स का ऑनलाइनीकरण हो रहा है या ऑनलाइन जो ये टूल्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे, इनका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है? और हो सकता है कि आगे आपको इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिले। पहले ये केवल एक तरह की हर पार्टी की तरफ से छवि प्रबंधन, पीआर एजेंडा और अपने मुद्दों को एक तरह से प्रोपोगेट करने भर का जरिया था, लेकिन अब क्या इस तरह के इन्वॉल्वमेंट कैसे भी शुरू हो, भले ही उन पर ऊपर शुरुआत में किसी तरह के प्रायोजन का आरोप लगा दिया जाए, लेकिन फिर क्या वो पब्लिक डोमेन में आकर एक तरह की जेन्युइन चर्चा में बदल जाते हैं और एक ऐसी चर्चा जो आरक्षण की, जिस किस्म की चर्चा आरएचए आंदोलन के लोग कह रहे हैं और उनको जिस तरह से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग, सवर्ण जातियों के लड़के समर्थन जैसी बात कर रहे हैं, सीजीपी में जो दिखा था कि देश का नया युवा वर्ग एक है, अगर वो चर्चा इसी तरह से उतरी तो क्या वो अलग भी हो सकता है? ये कोई राजनीतिक कोशिश हो सकती है या इसके कुछ और कारण हैं? और सवाल दोनों तरफ से हैं कि भाई रिजर्वेशन
और नौकरियों के सवाल पर किसी की भी राय कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो ये पॉलिटिक्स का जो ऑनलाइनीकरण है, ये क्या करेगा? आखिर पॉलिटिक्स को ज़्यादा बदल देगा, ज़्यादा सहज करेगा, या जैसा कि अभी कुछ एक सालों तक हर एक पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ये देखते थे कि हम वो एक तरह से पीआर एजेंडा, जो एक तरह से थोड़ा-सा कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा था, वो ज़्यादा चल रहा था, उसकी भूमिका टूट जाएगी। वो चीज़ें अब असर नहीं करेंगी कि आप एआई जनरेटेड वीडियो बना के एक दूसरी पार्टियों के खिलाफ करें, और वो ज़्यादा जेन्युइन चर्चा इन्वॉल्वमेंट होगी। नई राजनीतिक पीढ़ी जिस पर आरोप लगता था कि ये बिल्कुल राजनैतिक नहीं है, वो नए तरह से उसका राजनीतिकरण हो रहा है और उनकी राजनीति की भाषा नहीं है। अब ये E20 सीजेपी का हम लोग फिलहाल देख ही चुके हैं, आगे चल के कितना परवान चढ़ेगा ये भी देखा जाएगा। E20 पर भी जो अभी फिलहाल वो चलते-चलते मजाक जैसा, लेकिन मजाक जैसे तो कॉकरोच पार्टी भी चली थी लग रहा है, और हो सकता है इसको लेकर कुछ आगे भी हो। आरएचए भी है, जो कि एक तरह से बड़ा गंभीर राजनीतिक मुद्दा है और उस पर एक बड़े खास किस्म की राय ऑनलाइन बन रही है। तो इन सब को लेकर क्या होगा, ये देश की राजनीति के लिए भी एक सोचने समझने की बात है, सभी पार्टियों के लिए, कि ये किधर बैठेगा जाकर, और उन लोगों के लिए भी जो राजनीति को व्याख्यायित करते हैं, राजनीति को समझते हैं, डिकोड करते हैं, और राजनीति के बहाने समाज में कैसे होता है, एक बड़ी लंबा प्रोसेस होता है, वो इसको कैसे असर करेगा। इस पर अब अध्ययन शुरू हो जाने चाहिए राजनीतिक दलों की तरफ से भी और अकादमिकों की तरफ से भी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।